नमस्कार। हम स्वयं सहायता समूह के बारे में हमने अभी हमारा जो पिछले हमने तैयार किए गए वीडियोस में हमने बात किए हैं। अभी हम बात करेंगे उसी धारावाहिक में ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे अभी इस वीडियो में। तो ऐसा हमें पहले ही आपको बताया गया है कि पूरा हिंदुस्तान में लाखों संख्या में स्वयं सहायता समूह बन रहा है और हजारों संख्या में उसका फेडरेशंस यानी कि संगठन भी बनाने का काम जारी है। तो इसीलिए हम इस वीडियो की दौरान हमारा सभी गांव की स्तर पर काम कर रहा है कार्यकर्ताओं को और जो दीदी लोग बहन लोग जो जुड़े हुए हैं उन लोगों को इस वीडियो का थ्रू हम जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ग्राम संगठन यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो ग्राम संगठन को ही अंग्रेजी में विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे व्हाट इज विलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ग्राम संगठन क्या है, ये क्यों है और इसका गठन की प्रक्रिया कैसे होता है। इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम अभी थोड़ा बहुत नज़र डालते हैं इसका छोटा सा जो राइटअप है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसका जो परिभाषा क्या दिया गया है कि गांव में गरीब अति गरीब महिलाओं से बने हुए सभी समूहों को मिलाकर बनाने वाले संगठनों को ग्राम संगठन कहते हैं। ये अपने आप समझने के वाले बात है। ये बहुत सिंपल है, कोई भी ध्यान से पढ़े तो ध्यान से सुने तो आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बताया गया यहाँ पे, गांव में गरीब अति गरीब महिला हैं। पहले से हम बार बार बता रहा है, हम बात कर रहा है कि गरीब और अति गरीब महिलाओं की गरीबी उन्मूलन के लिए जो डे एनआरएलएम काम कर रहा है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसे कहते हैं, उसकी दौरान ये पूरा योजना बड़ी मात्रा में पूरा देश में चल रहा है। इसीलिए हम बात कर रहा है गरीब और अति गरीबों के बारे में। हाँ, अलग लोग भी संगठन बना सकते हैं, फेडरेशन बना सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गरीब और अति गरीब के बारे में। ठीक है, तो हमारा मुद्दा यहाँ पे गरीब और अति गरीब लोगों की गरीबी कैसे उन्मूलन करेंगे, गरीबी से उन लोगों को कैसे बाहर लाएंगे, उसी के आधार पर हम जो भी बात करते हैं उसी के आधार पर ही बात करते हैं। ये ध्यान में हम रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लीजिएगा, गरीब अति गरीब महिलाओं से बने हुए, हम पिछले हमारा वीडियोस में हमने बात बताया आपको, साफ साफ कह दिया आपको, समूह हम गरीब और अति गरीब लोगों से ही बनाना चाहिए। यहाँ पे भी वही बताया गया, दोहराया गया कि जो गरीब और अति गरीब परिवार की जो महिला से बने हुए समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, वो समूह कौन सा है, ऐसा बने हुए सभी समूहों को मिलाकर, मतलब एक गांव में जो ऐसी समूह बनते हैं, आपको पता है, आपको याद होगा, अगर कोई हमारा स्वयं सहायता समूह क्या क्यों कैसे वीडियो नंबर 1 अगर आप नहीं देखे तो कृपया आप जरूर उसको देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखे तो ये आपको समझना थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए आप वो देखने के बाद ही ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही बता रहा है, ऐसा जो गरीब अति गरीब महिलाओं से बने हुए समूह यानी कि एक समूह में हमने बात किया था 10 से 20 के बीच में जो गरीब अति गरीब महिला जुड़ के रहते हैं, ऐसा एक गांव में कई सारे समूह बनने की संभावना है। अगर मान के चलेंगे कोई भी गांव है, अगर गांव बड़ा है तो 300 परिवार का 400 परिवार का गांव है, तो अगर हम मान के चलेंगे 30% या 35% जो परिवार गरीब रेखा के अंदर आते हैं, तो कम से कम 100-120 परिवार गरीब रेखा के अंदर आने की संभावना है। तो इसका मतलब एक समूह में 10 से 15 परिवार अगर जुड़ जाएं तो कम से कम 10 एसएचजी या 15 एसएचजी 10 या 12 एसएचजी उस गांव में बनने की संभावना है। अगर गांव बड़ा है तो
ये गरीबों का संख्या भी बढ़ जाएगा। अगर गरीब की संख्या ज़्यादा है तो हम ये बताया गया आपको, एक परिवार से एक महिला को जोड़ने से हमारा काम होगा। अगर 150 गरीब परिवार है तो कम से कम एक परिवार, एक समूह में 10 लोग हैं तो 15 समूह आराम से बन जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिए, एक गांव में कई सारे एसएचजी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक गांव में एक ही समूह बनना चाहिए, ठीक है, वो तो समूह के बारे में। तो अभी मान के चलेंगे एक गांव में 8, 10, 11, 12 जितने भी हो गरीब संख्या के हिसाब से उस गांव में समूह बने हैं, ठीक है। और कोई कुछ अन्य लोगों से भी समूह बन गया होगा, किसी भी एनजीओ के दौरान, किसी भी दूसरी डिपार्टमेंट के दौरान, किसी अलग तरीका की जो काम करने के लिए शायद बन गया होगा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर वो समूह भी गरीब लोगों से बने हुए समूह है तो वो समूह एनआरएलएम समूह, कंप्लेंट समूह बोला सकता है। मतलब एनआरएलएम समूह की बराबर समूह जैसा योग्यता उसमें रहना। योग्यता क्या है? उसमें गरीब और अति गरीब परिवार जुड़ के रहना चाहिए। वो समूह खुद चलाने वाले समूह होना चाहिए और पंचसूत्र पालन करने वाला समूह, कम से कम पंचसूत्र, अगर वो 10 सूत्र पालन करे वो बेहतर है, लेकिन पंचसूत्र पालन करने वाले समूह जरूर होना चाहिए। अगर ऐसी समूह कोई भी बनाए, उस समूह को एनआरएलएम समूह में जैसा हम देख सकते हैं, मान सकते हैं। ऐसी समूह अगर 8, 10, 9, 11 कितना भी हो, ऐसी गरीबों से बने हुए समूह एक गांव में जितने भी हो, उन सारे समूहों को मिला के बनने वाले बड़ा समूह को, यानी बड़ा संगठन को ग्राम संगठन कह सकते हैं, यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये फेडरेशन, ये संगठन है। किसका संगठन है? समूहों को, एक सभी समूहों की को एक बड़ा मंच देने के लिए तो बनाया गया बड़ा समूह है, यानी कि ग्राम संगठन। यह समूहों की संगठन है ये, ठीक है। ये है, ऐसा बताया गया यहाँ पे, मिला के बनाने वाले, मतलब समूहों को मिलाकर बनाने वाले संगठनों को ग्राम संगठन कहते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। ये कुछ समूहों को मिला के बनाने वाले संगठन गांव स्तर पर बनाते हैं, इसीलिए इसको ग्राम संगठन बोला जाता है, ठीक है। लेकिन कई कुछ राज्यों में अलग नाम से भी इसको बोला जाता है। अगर कर्नाटका राज्य में देखा जाए तो इसको वार्ड लेवल फेडरेशन बोलते हैं। अगर आप उड़ीसा में जाके देखा जाए तो इसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन बोला जाता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में गए तो कुछ अलग नाम से बोला जाता है। इसीलिए राज्यों में नाम अलग अलग होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट एक जैसा ही। आप समझने का बात यह है कि गांव स्तर पर जो बनाने वाले जो प्राथमिक पहली बार जो फर्स्ट लेवल की जो फेडरेशन है, मतलब एसएचजी की दौरान बनाने वाले, गांव स्तर पर बनाने वाले समूहों की संगठन को हम ग्राम संगठन बोल सकते हैं। समझ गए बात को? ठीक है। लेकिन ये कहां पे इसको फिर से विवरण आपको बताने के लिए बता रहा है। एक या कुछ गांव की समूहों को मिलाकर बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर गांव बड़ा है जहां पे 5 या 10 समूह वहां पे हैं तो वहां पे आप बना सकते हैं। अगर गांव छोटे गांव है, टोले हैं, वहां जहां पे आपको 1 या 2 से ज्यादा समूह नहीं हो सकता है, तो उस गांव की उस परिस्थिति में यहाँ पे बताया गया, अगर एक गांव में अगर जितना समूह चाहिए उतना समूह है, कम से कम 5 से लेकर 10 समूह है, उसी गांव में एक ग्राम संगठन बनेगा। लेकिन बहुत छोटे टोला है, मतलब 1-2 समूह से ज्यादा एक टोले में नहीं है, उसका जो दूर की बात आए तो ज्यादा दूर नहीं रहना, मतलब 3-4 किलोमीटर की जो आसपास में पड़ने वाले ऐसी टोला, ऐसी जो छोटे गांव, अगर 3-4 को मिला के 3-4 गांव में जो बने हुए समूहों को मिला के बनाने वाले संगठन को ग्राम संगठन बोल सकते हैं।
आपको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं, यहाँ पे ए नाम की एक टोला, यहाँ पे बी नाम की और एक टोला, यहाँ पे सी नाम की और एक टोला, यहाँ पे डी नाम से और एक टोला। ठीक है, ये यहाँ पे 2 समूह हैं, यहाँ पे एक ही समूह है, यहाँ पे 2 समूह हैं, यहाँ पे 3 समूह हैं। तो ये 4 को मिला के आप ग्राम संगठन बना सकते हैं। इसका मतलब 2 एसएचजी से 3 एसएचजी से आप संगठन नहीं बनाना है। कम से कम 5 एसएचजी ग्राम संगठन में रहना चाहिए। जहां पे 5 है वहां पे आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर जनरल एरिया में देखा जाए तो साधारण परिस्थितियों में कम से कम 10 एसएचजी जहां पे बनने की संभावना होता है वहां पे ग्राम संगठन बनाना चाहिए। फिर एक बार मैं बता रहा हूं आपको, जनरल यानी कि साधारण परिस्थितियों में जहां पे जिस गांव में 10 समूह बनने की संभावना है उस गांव में ग्राम संगठन बनाना चाहिए। ये साधारण परिस्थिति में। और जो विपरीत परिस्थिति यानी कि जो चैलेंजिंग चुनौती वाले एरिया, जैसा हमको पता है कि जो पहाड़ी इलाका है और जंगली इलाका है और आदिवासी जो प्रिमिटिव ट्राइबल यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हम बोला जाते हैं, ऐसी जो एरियाज में चैलेंजिंग एरियाज में जहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं और दूर दूर में भी रहते हैं, तो वैसी एरिया में भी आप ग्राम संगठन बना सकते हैं। लेकिन कम से कम 5 समूह जहां पे मिलते हैं वहां पे आप ग्राम संगठन बना सकते हैं। 2 बात आपको मैंने बता दिया। एक है साधारण परिस्थितियों में कम से कम 10 समूह बनाने की जहां पे संभावना है, जिस गांव में संभावना है उस गांव में आप ग्राम संगठन बना सकते हैं। ठीक है, और जो चुनौती वाले एरियाज में जगहों में वहां पे कम से कम 5 समूह आपको जहां पे मिलता है वहां पे आप ग्राम संगठन बना सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो इस कोई भी गांव में टोले में आपको 5 समूह बनने का संभावना नहीं है। शायद हाँ, यहाँ पे 2 समूह बने हैं, यहाँ पे और 3 बनने का संभावना है। इसका मतलब और 30, 40, 50 जो गरीब परिवार है गांव में लेकिन अब तक समूह में नहीं आए हैं, फिर भी यहाँ पे ग्राम संगठन आप बना सकते हैं। 2 समूह जो बने हैं और 3 बनने का संभावना है, तो इसी गांव के लिए आप ग्राम संगठन आराम से बना सकते हैं। तो 2 से बनाओ, आराम से जब 3 बनेगा तब ये इस ग्राम संगठन में जुड़ जाएगा, उस गांव के लिए ग्राम संगठन रहेगा। लेकिन स्थिति दूसरा है, अगर इस गांव में है परिवार 25 अब बन चुके हैं, सो 22-23 परिवार ऑलरेडी हमारा समूह में आ चुके हैं, 2 समूह बन चुके हैं, मुश्किल से 2-3 परिवार अभी समूह में नहीं है, अगर वो आए तो भी इन 2 समूह में ही जुड़ जाते हैं। तो इसका मतलब इस गांव में आपको और एक समूह बनने का संभावना नहीं है। इसका मतलब आपका मात्र 2 समूह ही इस गांव में है। तो इस गांव में ग्राम संगठन बनना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। इसीलिए क्या करना है, उसका आसपास की गांव में अगर ऐसी स्थिति में कुछ गांव है, टोला है, तो क्या कर सकते हैं, मैंने बोला आपको ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। ये इस गांव में 1 समूह है, इस गांव में 2 समूह है, इस गांव में 3 समूह है, इस गांव में 2 समूह है, ऐसा 3-4 टोला में रहने वाले समूहों को मिला के आप एक ग्राम संगठन बना सकते हैं। ठीक है, ये चैलेंजिंग परिस्थिति में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये समझ गया आपने? हाँ, तो अब थोड़ा सा हम जनरल के बारे में मैं आपको बताया गया कम से कम 10 समूह रहना जरूरी है। 10 समूह कम से कम बनने की स्थिति वहां पे रहना चाहिए। मान के चलिए एक गांव है, गांव में 100-150 गरीब परिवार है, लेकिन अब तक बन चुके हैं 7-8 समूह बन चुके हैं। क्या उस गांव में हम ग्राम संगठन बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? आपका 70-80 परिवार हमारा समूह में आ चुके हैं, उन 7-8 समूह से आप अभी ग्राम संगठन बना सकते हैं। और आपके लिए जो बाकी परिवार जब जुड़ते हैं समूह में, तो आपको
और कम से कम 5-6 समूह बनने का संभावना है। इसीलिए वो संभावना को दृष्टिकोण में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उसी गांव में आप ग्राम संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ये 2 परिस्थिति आपको बताया गया, इसका उद्देश्य वही है। एक या कुछ गांव की, एक गांव में जैसा मैंने बोला, एक गांव में अगर जितना नंबर चाहिए उतना नंबर अगर मिल गया तो एक ही गांव में हम बना सकते हैं। और दूसरा कुछ गांव के बीच में, ये उदाहरण से मैंने आपको समझाया, टोला को मिला के कोशिश कीजिए एक ही पंचायत के अंदर पड़ने वाले टोला को मिला के एक गांव संगठन बनाने के लिए कोशिश कीजिए। ऐसा मत करिएगा अगर हम 2-3 टोला को मिलाएंगे, 2 टोला एक पंचायत में, 2 टोला दूसरा पंचायत में अगर आए, थोड़ा सा जो परेशानी का बात आता है। इसीलिए वो भी ध्यान में रखिए जब ग्राम संगठन आप बनाते हैं, जिस पंचायत की टोला को उसी पंचायत की टोला से जोड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। एक बात। दूसरी बात आप ध्यान में क्या रखना चाहिए, हाँ बोल दिया है हमको अगर 2 समूह 3 समूह है तो दूसरा टोला से मिलाना है करके, तभी तो ग्राम संगठन बनेगा। उस चक्कर में अगर एक टोला और दूसरा टोला का बीच में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर का दूर है तो आप बनाते होंगे बनाने के लिए, लेकिन वो टिक नहीं पाता है। कैसे जाते हैं ये गांव यहां से यहां तक 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर का दूर है। तो इसीलिए एक है सेम पंचायत का ध्यान में रख लो, दूसरा नजदीकी भी दूर भी ध्यान में रख लो, 3-4 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ऐसा है तो ऑलरेडी उस 2 टोलाओं की जो जनता के बीच में अच्छा सा रिश्ता उस गांव के बीच में होता है, तभी तो अच्छा सा आप ग्राम संगठन में बनता है, आगे चलता भी है। ठीक है, ये है एक या कुछ गांवों को समूह को मिलाकर बना सकते हैं ग्राम संगठन। मैंने साधारण परिस्थिति बताया और स्पेशल परिस्थिति भी आपको बताया गया। हाँ, मैंने आपको बताया तो कम से कम अगर जो चुनौती परिस्थिति में, अगर ये स्पेशल परिस्थितियों में है तो कितना, कम से कम 5 समूह रहना चाहिए। अगर आपकी साधारण परिस्थिति में है तो कितना, कम से कम 10 रहना चाहिए। कम से कम साधारण परिस्थिति में 10 और आपका जो आदिवासी इलाका, जंगली इलाका या पहाड़ों का इलाका में कम से कम 5। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना, ज्यादा से ज्यादा साधारण परिस्थितियों में, साधारण इलाकाओं में 20-25 समूह तक एक ग्राम संगठन में आप जोड़ सकते हैं। 20-25 समूह तक आप एक ही ग्राम संगठन में जोड़ सकते हैं। कम से कम 10, ज्यादा से ज्यादा 25 तक आप रख सकते हैं। ये आप ध्यान में रखना चाहिए। और यहां की परिस्थिति में कम से कम 5, ज्यादा से ज्यादा 10 तक आप रख सकते हैं, और ज्यादा भी आप यहां पे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। ये है कहां। हाँ, तो क्यों फिर हम ग्राम संगठन क्या है हमने समझ लिया है, क्या है हमने ऊपर पढ़े हैं, और कहां है वो भी हमने चर्चा किया है। अब आगे बढ़ेंगे, ये क्यों है, इसका मतलब फायदा क्या है। ऑलरेडी हमने सभी गरीब परिवारों को हमने चिन्हांकन किया है, और वो चिन्हांकन की दौरान हमने एक लिस्ट बनाया। लिस्ट की दौरान हमने बहुत सारे ढेर सारे स्वयं सहायता समूह बनाया है, वो ठीक ठाक से चल रहा है। अभी आखिर ये ग्राम संगठन बनाने से फायदा क्या है। अगर बिना फायदा इंसान काम करता नहीं है, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो समूह की सब लोग गरीब लोग हैं। अगर उनको एक सूचना दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ फायदा उन लोगों को जरूर मिलना चाहिए। तो क्या क्या फायदा है ग्राम संगठन बनाने से, हम एक नजर डालेंगे। हाँ, जो पहला जो फायदा बता रहे हैं यहाँ पे, गांव में गरीब एवं वंचित समुदाय की महिलाओं को पहचान बनाने के लिए, ये आपको भी पता है, कोई भी गांव में अगर आप देख लिए तो उस गांव में 90% महिला, उस गांव में जो शादी करके उस गांव में जो बहू बन के आते हैं, यानी कि उस गांव में जो रह रहा है, उस महिलाओं में 80-90% जो महिला हैं अलग अलग गांवों में जन्म लेके उस गांव में आए हैं, बहू बन के आया है। ठीक है, समझ गए आपने बात को। हाँ, आए हैं। तो यहाँ आने के बाद वो लोग धीरे धीरे अपना पहचान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, पहला परिवार में, बाद में
अपना मतलब रिश्तेदारों में, बाद में अपना मोहल्ला में अपना, लेकिन कई सारे जगह हम देखते हैं आज भी हमारे हिंदुस्तान में महिलाओं को दूसरी प्राथमिकता दे रहा है। हम पुरुष की बराबर सोच कर रहा है लोग अभी, लेकिन वो वास्तव में बराबरी का काम बहुत तेज गति से चल रहा है, लेकिन अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं हैं, पहुंचाना बाकी है। तो अभी गांव में स्पेशली अगर देखा जाए तो खास करके गरीब और अति गरीब परिवार में ज्यादा से ज्यादा गरीबी का प्रभाव महिला के ऊपर पड़ता है। समझ लिया बात को? ज्यादा से ज्यादा गरीबी का प्रभाव जो है, जो गरीब परिवार की महिला के ऊपर पड़ता है। जितना जो पुरुष के ऊपर पड़ता है उससे ज्यादा अधिकतम महिला के ऊपर पड़ता है। और महिला गरीबी की वजह से वो पढ़े लिखे नहीं है, अगर पढ़े लिखे तो भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, साक्षर नहीं है, ज़्यादा साक्षरता नहीं है, और ज़्यादा उन लोगों को इधर उधर घूमने के लिए हमारा जो परंपरा की वजह से, संस्कृति की नाम से, अलग अलग नाम से जो जेंडर वाला बात आते हैं, उनको इधर उधर जाने का भी मौका ना मिला है। इसीलिए ज़्यादा अवेयरनेस भी महिलाओं में नहीं रहने का संभावना है। तो इसीलिए महिला को घर में बांध के, मतलब घर की जो काम करने वाला महिला जैसा कर दिया, और वैसा करते करते महिला अपना नाम भी भूल गया, अपना पहचान भी भूल गया। घर में महिला को कोई ज़्यादा पहचान ही नहीं है। तो जब समूह में आ गई तब थोड़ा धीरे धीरे उसका पहचान बनी है। अब वो जो रामू का माँ हो या सोमू का पत्नी हो, नहीं तो उसी का सास हो, उसी का बहू हो, ऐसा बोलने वाले धीरे धीरे अभी एसएचजी में जुड़ने के बाद महिला को थोड़ा पहचान मिल गया है। लेकिन वो अपना एरिया में, अपना मोहल्ला में बन चुके हैं। लेकिन जब से समूह में जुड़ गए, तब जब ग्राम संगठन बनती हैं तो तब उन लोगों का एक नया पहचान बनता है। हमारा नाम, मेरा नाम ये है, मेरा समूह का नाम ये है, मेरा ग्राम संगठन का नाम ये है। हो अच्छा, आप फलाना ग्राम संगठन का, महिला संगठन का सदस्य हो, नहीं तो अध्यक्ष हो, नहीं तो सचिव हो, नहीं तो इसी मेंबर हो। तो कई सारे अलग अलग तरीके की जो पहचान है, तो वो जरूर महिलाओं को मिलता है। जब तक उन लोगों को कोई पहचान ही नहीं है, उन लोगों को जैसा मतलब एक अलग तरीके से लोग देखते थे गरीब महिलाओं को, एसएचजी से छोटा तौर पर मिल गया है। अभी ग्राम संगठन में जुड़ने के बाद उनका एक नाम मिल जाता है, उनका एक मंच मिल जाता है, पहचान बन जाता है ग्राम संगठन बनाने से। और दूसरा जो है, गरीब परिवार की महिलाओं में एकता बढ़ाने के लिए, क्षमता का विकास करने के लिए दो बातें यहाँ पे। एक है एकता। हमें बात किए हैं कि एसएचजी जब बात किया था तब गरीब लोगों में बहुत सारे क्षमता भी रहता है, बुद्धि भी रहता है, कौशल भी रहता है, फिर भी वो लोग बिखरे बिखरे रहते हैं, गरीबी की वजह से बिखरे बिखरे रहते हैं। ठीक है, उन लोगों को एकता में लाने के लिए हमने एसएचजी लाया है, एसएचजी में लाया है। छोटे तौर पर वो लोग आदान प्रदान करते हुए अपना जागरूकता बढ़ाते हैं और थोड़ा बहुत पैसे का भी लेन देन करते हैं। एक का दुख सुख दुख में दूसरा बांट लेते हैं। अब वो थोड़ा उन लोगों को पहचान देता है। और धीरे धीरे जब ग्राम संगठन बनता है तो उन लोगों में एकता बढ़ती है। कभी कभी जो जरूरत होता है, पता नहीं है गरीबों का जो जरूरत कब कैसा होता है, किस कोने से कौन सा समस्या आता है, किसी को पता नहीं। एक कारण से गरीबी आता नहीं है, एक काम से गरीबी जाता नहीं है, आपको पता है ना। तो इसीलिए तो अलग अलग तरीके की जो सवाल को, समस्याओं को जवाब निकालना, नहीं तो दीदी को सपोर्ट करना, सहायता करने का जरूरत है। इसीलिए तो समूह में थोड़ा बहुत उन लोगों को सहायता मिलता रहता है। फिर भी कभी कभी ऐसी चुनौती आता है, शायद वो 10 लोगों से 12 लोगों से होता भी नहीं है। अचानक इमरजेंसी में 10,000 रुपये का जरूरत पड़ता है, तो क्या 10 परिवारों का बीच में 10,000 कभी कभी मिलता भी नहीं है। लेकिन जो बच्चा को, नहीं तो पति को, ना परिवार में जो बुखार पड़े उनको रातों रात हॉस्पिटल लेके जाना है, तो सब अपनी समूह की दीदी सोचने से भी, काम करने से भी शायद उतना जल्दी उन लोगों के पास 10,000 रुपये इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो तब क्या करना है दीदी? तो उस स्थिति में शायद ग्राम संगठन जैसा बड़ा मंच अगर मिले, वहां पे कम से कम 100 लोग, 150 लोग रहते हैं। कभी कभी जो घरेलू हिंसा होता है,
और जो बात करने में अगर 10 लोग बात करें तो शायद काम नहीं होता होगा। तो वैसे बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक और अन्य विषय में कभी कभी एसएचजी में जो 10-12 लोगों से जब उनकी एकता से, उनका बल से कभी कभी समस्या बड़ा होता है, होने की संभावना है। तो उस परिस्थिति में, वो परिस्थिति से जो सदस्य फिर एक बार गरीबी में ना जाना है, तो उन लोगों को सहारा देने के लिए एक बड़ा स्तर पर जो बड़ा सपोर्ट करने वाला एक एकता की जो बल मिलना चाहिए। यहाँ पे 100 लोग, 150 लोग, 200 लोग कभी कभी यहाँ पे मौजूद रहता है। इसीलिए वो इतना सारे लोगों से, 10-12 लोगों से जो काम नहीं होता है, बिल्कुल 100 लोगों से, 150 लोगों से आने होने का संभावना है। चाहे वो बात हो, चाहे वो सहायता हो, चाहे वो जो भी हो सकता है। इसीलिए ये एक उन लोगों में एकता अभी तक, जब तक समूह में है तब तक सीमित है, 10-12 लोगों तक ही सीमित है। अब जब दीदी समूह, उनका समूह ग्राम संगठन में जुड़ चुके हैं, अभी उनका सीमा बढ़ गया है। अभी 15 समूह वाले दीदी से भी जान पहचान मिल जाता है, और जो भी जरूरत पड़ता है, तो अगर जरूरत पड़ेगा तो 15 समूह वाले भी सहायता करने के लिए आगे आते हैं। उसी को हम बोला जाता है, तो उसको क्या है, बड़े मात्रा में एकता पैदा करना इससे संभव होता है। और क्या है, क्षमता का विकास करने में क्षमता, जब तक क्षमता का विकास नहीं होता है तब तक गरीबी दूर नहीं होता है। जिसके पास ज्यादा क्षमता है वो ज्यादा कमाता है, अगर ज्यादा कमाता है तो धीरे धीरे गरीबी से बाहर आता है। क्षमता कितने तरह की क्षमता होता है, देखो अभी खाना से लेके अलग अलग चीजें, बच्चों को क्या खाना खिला रहा है, क्या खिला रहा है, उसमें क्या है, उसमें विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, मतलब तो कौन सा चीज में क्या चीज है खिलाने के लिए, दूध पिलाना है क्या, अंडा खिलाना है क्या वेजिटेबल खिला सकते हैं क्या हमारा आसपास में क्या मिल रहा है, वो कौन सा चीज में क्या क्या चीजें है, जानकारी बहुत सारे दीदी लोगों को नहीं है। अगर वो जानकारी मिलने से उनका आसपास में जो मिलने वाले जो संसाधन है उसको सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, वो सही ढंग से इस्तेमाल करने से जो दीदी का गरीबी कम हो सकता है और बुद्धि भी बढ़ता है, कौशल भी बढ़ता है, समझ गया। इसीलिए उसका विकास भी ग्राम संगठन के दौरान हो सकता है, ठीक है। हाँ, और तीसरा जो है, गांव में महिलाओं को बड़ा मंच जैसा काम करने के लिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका है, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखो स्वयं सहायता समूह अपना बैठक किसी न किसी दीदी का दरवाजे पे करते हैं अपना नियमानुसार, जहां जो नियम रखे हैं नियम के अनुसार वो लोग करते हैं किसी का दरवाजे पे। न जाने दूसरा मोहल्ले वालों को पता होगा ना पता होगा, वो अलग बात है। लेकिन जब ग्राम संगठन बैठक करते हैं, गांव में करते हैं, कोई मतलब हर समूह की जो प्रतिनिधि लोग आते हैं, बढ़िया मीटिंग चलाते हैं और बैठक में गांव की हर परिस्थिति के बारे में, पहला अपना परिवार की परिस्थिति और अपना समूह की परिस्थिति, अपना ग्राम संगठन की परिस्थिति और गांव का परिस्थिति भी चर्चा करते हैं लोग। वो चर्चा करने से क्या होगा, चर्चा करने के लिए एक मंच है। अरे हमारा मोहल्ला में कितने बार हम सरपंच पंच जी से बता दिया है, लेकिन हमारा मोहल्ला में कोई लाइट वाइट लगाया नहीं है, तो तब काम आएगा ग्राम संगठन का बड़ा मंच। और दूसरा मोहल्ला में पीने का पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, समस्या हो रहा है, शायद इस मंच पे चर्चा होगा। और ये 10-15 समूह का दीदी चर्चा करने के लिए एक बड़ा मंच है। ये कहां से कहां तक, एक व्यक्तिगत परिवार की समस्या से लेके समूह का समस्या और मोहल्ला का समस्या और गांव की समस्या का भी चर्चा यहाँ पे होता है। और चर्चा के दौरान कुछ निर्णय भी होता है, निर्णय के दौरान काम भी होता है, काम के दौरान बहुत सारा समस्या हल भी हो सकता है। इसीलिए एक बहुत बड़ा मंच है महिलाओं के लिए। यहाँ पे हर तरह की काम बातें कर सकते हैं, आर्थिक बातें कर सकते हैं, वित्तीय या गैर वित्तीय, सामाजिक, जो अलग अलग तरह की, सांस्कृतिक जो भी हो, और सरकारी कानून योजना के बारे में और अलग अलग तरीके की जो बात करने के लिए अभी तक एक बड़ी मंच महिलाओं को गांव में मिला नहीं है। आप भी सोच लीजिए कहाँ मिला है। आपका गांव में कभी देखा है आपने 50 महिला एक जगह आके कभी गांव के बीच में
पेड़ के नीचे हो या स्कूल की बिल्डिंग में हो या नहीं तो पंचायत के घर में हो, सभागार में हो, कहीं पे आप इससे पहले देखे हैं क्या? 20, 30, 40, 50 महिला आके बैठ के एक तरीका से अपना समस्या, दीदियों का समस्या, गांव मोहल्ला का समस्या, गांव की समस्या बात करते हुए आप देखे हैं क्या? नहीं देखे होंगे ना। अब देखना है, क्योंकि महिलाओं का भागीदारी गांव की विकास में, जैसा परिवार के विकास में जितना भागीदारी है, बहुत भागीदारी है, लेकिन उसका कोई जान पहचान नहीं है। सुबह से लेकर रात तक महिला इतना मेहनत करती हैं, बच्चों को खिलाते हैं, पूरा खाना पकाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन धोते हैं, झाड़ू मारते हैं और पशुपालन करते हैं और सब काम करते हैं, चौकीदार बन के घर को देखभाल करते हैं और खेत में जाके काम भी करते हैं, लेकिन महिला को कोई पहचान ही नहीं है अभी तक। जब तक आधा जो जनसंख्या को आप काम को पहचान ही नहीं है, तो देश आगे बढ़ेगा कैसा, परिवार आगे बढ़ेगा कैसा, गांव आगे बढ़ेगा कैसा, सोच लीजिए। इसीलिए ये महिला की संगठन गांव स्तर पर जब बनाते हैं, एक बड़ा मंच तैयार होता है। अब महिला बात करना शुरू करते हैं हर मुद्दे के ऊपर। इससे पहले मौका नहीं था महिलाओं को, तो ये मंच तैयार करने से हर तरह की अभी बात करना शुरू हो गया। ऐसी मंच, कई सारे मंच पूरा हिंदुस्तान में अभी तैयार हो चुका है। इसी के माध्यम से ही स्वच्छ भारत अभियान इतना बहुत बढ़िया बेहतरीन सक्सेस हो गया है। महिला का योगदान स्वच्छ भारत अभियान में कितना है, आप जाके पूछिए पंचायत में या कई विकास खंड में या कोई जिला में जाके पूछिए, हर जगह आपको समझ में आ जाएगा। महिला जब सोचेगी, जब करते हैं, अगर एक बार ठान लेते हैं, करके दिखाते हैं, वो गांव की विकास के लिए, परिवार की विकास के लिए और आर्थिक उन्नति के लिए। इसीलिए मंच अभी तक नहीं है। ये ग्राम संगठन जब आप तैयार करते हैं, मंच मिल जाता है महिलाओं को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और हाँ, समूह को सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर जागरूकता लाने के लिए और उसके ऊपर योजना बनाने के लिए क्या क्या चीजों के बारे में, सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर जागरूकता लाने के लिए। अभी तक गांवों में बहुत सारा सामाजिक मुद्दे हैं, अंधविश्वास है। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, महिला पुरुष बराबरी का अगर बात करेगा तो अलग तरीका से देखते हैं। लड़का लड़की बराबरी और कुपोषण के बारे में बात करना और हाथ धोने के लिए बात करना और जो स्वच्छता के बारे में बात करना और पीने का पानी के भी बारे में बात करना, खाने के भी बात करना, पढ़ाई के बारे में भी बात करना, ऐसी अलग अलग तरीके की जो बातें हर परिवार तक पहुंचना, परिवार में मुख्यतः महिला तक पहुंचना। जब तक महिला तक नहीं पहुंचते हैं तो वो इंफॉर्मेशन आधा में रुक जाते हैं। जब महिला तक पहुंचते हैं, अगर महिला जागरूक हो कोई भी घर में, वो पूरा घर जागरूक हो जाता है। सही है नहीं है? शायद आप भी विश्वास करते होंगे, सही है ना? महिला जागरूक है तो पूरा घर जागरूक हो जाएगा। इसीलिए ये जागरूकता कहां से जाना है? फिर इतना करोड़ों संख्या में जो हमारा महिलाओं का जनसंख्या है, उन लोगों को कौन सा स्कूल में पढ़ाई करना है? ये है एक बहुत बढ़िया मंच है, ये जागरूकता फैलाने का एक अच्छा सा। किस किस चीजों के ऊपर? सामाजिक समस्याओं, सामाजिक कुरीतियां, बुराइयां कितना है, अगर हम बात करें तो कितना घंटा बात करना है हम ना जाने। बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां, वो भी गरीब लोगों को और दबा के रख रहा है, समाज में उनका परिस्थिति को और बेकार बना रहा है और उन लोगों को और गरीबी स्थिति में लेके जा रहा है। अंधविश्वास हो और बहुत सारे कुरीतियां हो, इसीलिए उनके ऊपर जब तक चर्चा ना करे तो उसमें से असली क्या है कैसे निकल कर आएगा? तो अभी तक कोई चर्चा ही नहीं हुआ, तो अभी चर्चा करने का मौका मिला। इसलिए हर सामाजिक परिस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर जो अच्छी चीज है उसको मान लेते हैं, अगर जो खराब चीजें हैं उसको टान लेते हैं, उसको निकाल दें, बाहर कर दे गांव से, घर से, दिमाग से। ठीक है, इसीलिए और आर्थिक सामाजिक बात करते हैं, जैसे आर्थिक भी बात करते हैं। हम कहाँ, हर परिवार कौन सा काम कर रहा है कितने लोग हैं, हर एक परिवार क्या योजना बनाया है। अगर वो योजना नहीं है तो योजना क्यों ना बनाए? क्या कौशल है,
क्या आपकी घर परिवार में और इधर उधर में आसपास में आपका संसाधन क्या है? वो संसाधन को इस्तेमाल करते हुए आपका कौशल को पहचान करके आपको एक योजना बना के कुछ वित्तीय जो सहायता लेते हुए अगर आगे बढ़ने के लिए हर परिवार के लिए चर्चा करते हैं ग्राम संगठन। जब गांव की आय में बढ़ोतरी आएगा, जब घर की आय में बढ़ोतरी के लिए योजना बनेगा, अगर उसके ऊपर काम होगा तब घर की आमदनी बढ़ेगा। जब घर की आमदनी बढ़ेगा तो हर घर में ऐसा योजना बन जाएगा तो बिल्कुल उस गांव का आमदनी बढ़ेगा और उस गांव में गरीबी दूर हो जाएगा। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक विषय के बारे में चर्चा होता है। हाँ, और उसके लिए चर्चा करके ये संगठन छोड़ देता नहीं है। एक योजना बनाने में परिवारों को, समूहों को मार्गदर्शन भी करते हैं ये ग्राम संगठन। ये है एक फायदा। ठीक है, यहाँ पे फायदा इसीलिए है, यहाँ पे एक समूह का दीदी लोग नहीं है, यहाँ पे अलग अलग समूह की दीदी लोग हैं। अलग अलग समूह की दीदी लोगों के पीछे अलग अलग तरीके की अनुभव रहता है। देख लीजिएगा, अगर 20 समूह से 40 लोग आके बैठे हैं, 40 लोगों के पीछे कितना अनुभव हो सकता है, बहुत अनुभव हो सकता है। इसीलिए कोई भी मुद्दा वहां पे चर्चा अगर हम रखे तो उसमें से बहुत बढ़िया चीज निकल कर आता है और योजना भी बहुत अच्छी तरीका से बन सकते हैं। और वो लोग सब लोग चर्चा करते हैं, इसीलिए वो लोग उनमें अपनापन भी आते हैं। अगर वो चर्चा में भागीदारी हो गया, कार्य योजना में भागीदारी हो गया, तो अमल में भी उनका भागीदारी हो जाएगा, वो घर में, समूह में या गांव में। इसीलिए भागीदारी भी ये बढ़ोतरी में भी ये ग्राम संगठन काम करता है। हाँ, जो नेक्स्ट पॉइंट है, समूहों को निरंतर क्षमतावर्धन करते हुए मार्गदर्शन करने के लिए। ये क्षमतावर्धन एक ऐसी चीज है, हम देखते हैं जब आप बहुत सारे कंपनीज में देख लीजिए, जो इंटरनेशनल कंपनीज में देख लीजिएगा आप ना, तो उसका स्टाफ को निरंतर कैपेसिटी बिल्डिंग करता रहता है, क्षमतावर्धन करता रहता है। ये क्षमतावर्धन मतलब जो नए चीज के बारे में सीखने का जो भूख है वो हर एक में होने का जरूरी है। खास करके गरीब लोगों का क्षमता रहता है, बिल्कुल ठीक है, रहता है, लेकिन जितना चाहिए उतना शायद सब में नहीं होगा और अलग अलग तरीके की क्षमता उनका जरूरत पड़ता है। तभी तो वो कुछ काम करने का लायक बन जाता है, तभी तो वो लोग कुछ ज्यादा कमाने का लायक बन जाता है, तभी तो गरीबी दूर होगा। बातों से गरीबी नहीं दूर होगा, भले काम से ही दूर होगा। काम करना है तो कौशल होना चाहिए, कौशल होना है तो कौशल विकसित होना चाहिए। कौशल विकास के लिए काम करने वाला संस्था कहाँ है गांव पे? हाँ है, लेकिन पंचायत कितना लोगों का बारे में सोच रहा है, कितना गाँव में कितना बेहतरीन काम कर रहा है, हमको पता नहीं है। ठीक है, जहाँ जहाँ अच्छा कर रहे हैं ठीक है, उन लोगों के लिए बधाई, लेकिन बहुत सारे जगह स्पेशली मुख्यतः अति गरीब और गरीब परिवारों का अगर 20 साल से 15 साल से 25 साल से वही मिट्टी का काम करते हैं, मिट्टी उठाना और लेके जाके जो राजमिस्त्री को मिस्त्री को देना। क्या उनको जो दीवार बनाने का काम नहीं सिखा सकते हैं जो मिट्टी का काम कर रहे हैं? जो मिट्टी का काम करने वाले को एक दिन में अगर 200 रुपया मिल रहा है तो क्या वो 20 साल से वही काम करना है? क्या मिट्टी का काम करना गलत नहीं है, लेकिन उनका आमदनी किससे बढ़ेगा जब तक वो मिस्त्री नहीं बनेगा? क्या उनको नहीं सिखा सकते? 10 दिन का ट्रेनिंग देके अगर उनको मिस्त्री का काम सिखाए तो क्या वो 400 नहीं कमा सकते हैं? मतलब 2 गुना हो जाएगा उनका आमदनी। ठीक है, ऐसा गांव स्तर पर जो वर्तमान स्थिति में जो गरीब और अति गरीब लोग जो काम कर रहा है, जिसके उन लोगों के पास जो क्षमता है वो क्षमता को पहचान करके उसको थोड़ा सा वृद्धि करने में अगर मेहनत करेगा तो उनका कौशल विकास होगा, कौशल विकास होगा तो आमदनी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगा। इसीलिए ये कंटिन्यूअस मतलब निरंतर क्षमतावर्धन महिलाओं का, हाँ, यह एक क्षमतावर्धन खाली काम करने का नहीं है, क्षमतावर्धन पानी के बारे में, खाने के बारे में और मुख्यतः हमारा जो एग्रीकल्चर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में भी। हम खेती बाड़ी कर रहा है, सदियों से खेती बाड़ी कर रहा है, लेकिन खेती बाड़ी में कितना अलग अलग तरीके की तकनीक आ गया है और कब कौन सा चीज बोना है, कौन सा चीज कहाँ से मिलता है, मार्केट कितना दूर में है, कितना तक हम बेच सकते हैं, ये बहुत सारे जो चीजें हैं अभी तक उन लोगों के पास नहीं आए हैं। वो पूरा जागरूकता देना एक क्षमतावर्धन है। एक क्षमतावर्धन एक बार 2 बार करने से काम नहीं होगा, ये निरंतर
करना पड़ता है, वो निरंतर करने की जिम्मेदारी ग्राम संगठन लेता है। ये बढ़िया चीज़ है ना। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी, ये फायदा है ग्राम संगठन बनाने से। हर समूह का दीदी को, कार्यकर्ताओं को, गांव वाले को निरंतर क्षमता वर्धन इससे मिलने वाला फायदा है। हाँ, तो और दूसरी बात है, एसएचजी कामकाज को हर महीने समीक्षा करके ग्रेडिंग करने के लिए और साल में एक बार ऑडिट करने के लिए भी ये काम आता है। देख लीजिए, गांव में 10, 12, 15 कितने भी संख्या में हो, स्वयं सहायता समूह बन चुके हैं। बनने के बाद उसके ऊपर कोई ना कोई निगरानी रखना जरूरी है। अगर जैसा परिवार में अगर 5-6 सदस्य है तो घर की जो मालिक, जो पिता, सबका काम के ऊपर निगरानी कैसे रखते हैं, वैसा कोई ना कोई जो एक व्यवस्था रहना जरूरी है। ये ग्राम संगठन उसी काम करते हैं। सभी एसएचजी का कामकाज को हर महीने समीक्षा करते हैं। वो समीक्षा कैसा करता है वो आगे जो हमारा वीडियोस में हम आपको बता देंगे, जब मीटिंग प्रोसेस वगैरह वगैरह जब बात करते हैं। लेकिन समीक्षा हर महीना एक समूह का कार्य प्रगति का समीक्षा ये ग्राम संगठन के द्वारा होता है। और वो समीक्षा का दौरान उसका काम की जो हिसाब से हर समूह का ग्रेडिंग भी मिलता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड करके। ये ग्रेडिंग मिलने से सभी एसएचजी वो किस स्थिति में है उन लोगों को पहचान होगा, और अपना स्थिति में बदलाव लाने के लिए वो लोग खुद काम करने का मौका भी उन लोगों को मिलेगा, अवसर भी उन लोगों को मिलेगा। और साल में एक बार, क्योंकि हाँ ये समूह, सारे समूह अति गरीब लोगों से जुड़े हैं, और हर समूह में अति गरीब दीदी लोग अपना मेहनत की जो कमाई है वो बचत के रूप में रख रहा है। क्या वो पैसा, बहुत सारे एसएचजी रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, पंजीकरण के दौरान जो सरकारी जो पहचान समूहों को नहीं है, लेकिन गरीब लोग वहाँ पे बचत कर रहा है, उनका पैसा बचा के रखना जरूरी है। इसीलिए ये व्यवस्था के दौरान ग्राम संगठन क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। हर 6 माह में अपनी कार्यकर्ता की जो सहायता से हर समूह में लेन देन किस प्रकार से हो रहा है, क्या हर सदस्य का जो पैसा जो सुरक्षित है या नहीं है, कितना अभी तक बचत हुआ, उसका कितना राशि उन लोगों का पास है वगैरह वगैरह, लोन कितना लिया, ब्याज कितना हुआ, वो हर चीज के बारे में उन लोगों को ऑडिट करके बताने का जो जिम्मेदारी ये ग्राम संगठन ले लेगा, और वो फायदा हर समूह की दीदी लोगों को ग्राम संगठन के दौरान मिल जाता है। और सरकारी योजनाएं पाने में समूहों को मदद करने के लिए, जैसे हमने बात किया था, हमारा भारत सरकार और हमारा राज्य सरकार गरीब लोगों के लिए, वंचित लोग समुदाय के लोगों के लिए, जो उन लोगों का स्थिति में बदलाव लाने के लिए अलग अलग तरीके की जो योजनाएं बनाया है, और वो योजना को लागू भी किया गया है। उसके ऊपर बहुत करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों में, हजारों करोड़ों में पैसा भी आवंटन किया गया है, और उसका खर्चा भी हो रहा है। लेकिन जो अगर देखा जाए तो बहुत सारे अति गरीब लोग, वंचित लोग, समुदाय के लोगों को वो मिलने में थोड़ा सा इधर उधर दिक्कत भी हो रहा है। हम यहाँ पे वहाँ पे हम जो बहुत सारे अखबारों में दिख रहा है, और हम फील्ड जाके देखे थे, हमको ये वास्तव स्थिति समझ में आ रहा है, हमारा नज़र में पड़ रहा है। इसीलिए उसमें ये ग्राम संगठन क्या कर सकते हैं, तो हर एक, ये एक बड़ा मंच है, हमने बात किया, ये मंच पे हर तरह की बातें कर सकते हैं। इसमें भारत सरकार का या राज्य सरकार का अलग अलग तरीके की स्कीम्स के बारे में, योजना के बारे में पूरा जानकारी एक सिस्टमेटिक तरह से दीदी लोगों को दिया जाता है। अंत में, मतलब लास्ट दीदी तक, जो अंत तक में दीदी, अंत्योदय जिसको बोला जाता है, हर घर में ये जानकारी फैलना जरूर इसके द्वारा फैलता है। और जिसका द्वारा वो दीदी लोग जिन स्कीम्स में योग्य है, वो अपना योग्यता के हिसाब से सरकारी योजना पाने में ये लोग मदद करते हैं। अगर जरूरत पड़े तो एक प्रस्ताव लिख के पंचायत में देते हैं, मदद करेगा। अगर बीडीओ ऑफिस में जाते हैं, अगर कई सारे उदाहरण हैं हमारा पूरा हिंदुस्तान में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो एसएचजी का दीदी लोग या ग्राम संगठन का दीदी लोग अपना हक और अधिकार के लिए, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो योजनाएं पाने के लिए कहाँ तक भी जा रहा है। ना बीडीओ तक ही नहीं है, जहां तक जाना है वहां तक, कलेक्टर तक भी जा रहा है। अखबारों में हम विशेष तौर पर इसको
जो प्राथमिकता देते हुए हम देख रहा है। इसीलिए एक अच्छा माध्यम है ग्राम संगठन, ये सरकारी योजना का फायदा मिलाने में भी काम करते हैं। ये एक समूह से होगा नहीं, क्या होगा, लेकिन समय ज़्यादा रहेगा शायद। समूह का जो शक्ति क्षमता छोटा हो सकता है, अगर ग्राम संगठन है तो थोड़ा सा बड़ी मात्रा में काम कर सकता है, मदद ज़्यादा मिल सकता है। और तो दूसरा, एसएचजी को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने के लिए और वित्तीय समावेशन करने के लिए, वित्तीय समावेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। क्यों? हर गरीब परिवार के लिए एक बैंक में एक अकाउंट का ज़रूरत है। जो प्रधानमंत्री जन धन योजना इसी उद्देश्य से लागू किया गया है। बहुत सारे वंचित समुदाय की या गरीब समुदाय की, अति गरीब समुदाय की परिवार अपना अकाउंट बैंक में शाखा में खोला है, और उसका सही तरीका से उसका इस्तेमाल कैसा करना है वो चीज़ें सब दीदी लोगों को बताने का काम, जिम्मेदारी ये लेते हैं। इसके द्वारा सब दीदी लोगों को पता मिल जाएगा। और उसके दौरान अलग अलग समय में भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जनधन योजना और जननी सुरक्षा योजना, बहुत सारे इंश्योरेंस और जननी सुरक्षा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और अलग अलग तरीके की योजनाएं, उज्ज्वला योजना, अलग अलग तरीके की योजना हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के दौरान लागू किया गया है, उसका बारे में समूहों को मदद करते हैं। ठीक है। और वित्तीय संस्था जोड़ने के लिए, और कोई बैंक है, एक बड़ा वित्तीय संस्था है। सरकार में कितना पैसा है, तो एक गरीब परिवार गरीबी से बाहर आने के लिए एक परिवार को कम से कम 5 साल की अवधि में 2 लाख रुपए का जरूरत पड़ता है। ये एक उदाहरण है, ये एक रिपोर्ट की जो बात है। लेकिन वो एक परिवार को 2 लाख रुपया हर परिवार को कहाँ से सरकार से मिलेगा, ये नामुमकिन वाली बात है। तो इसीलिए कहाँ से मिलेगा, लेकिन मिलेगा हमारा जो बैंकों से मिलेगा। अगर बैंकों से मिलना है तो बैंक से एक अच्छा रिश्ता बनना चाहिए। आपको पता है, हम बात करेंगे एसएचजी बैंक लिंकेज के बारे में अगला हमारा एपिसोड में। लेकिन जब तक बैंक गरीबों को पैसा नहीं देता है तब तक गरीब कुछ काम नहीं कर पाते हैं बड़े मात्रा में। तो देना है तो अगर हर गरीब के पीछे कोई जमीन जायदाद नहीं रहता है, गिरवी रखने के लिए नहीं रहता है, कोई गारंटर नहीं रहता है, तो सरकार कितना भी स्कीम्स में बताया गया लेकिन बैंक में आके हटक रहा है। इसीलिए उन लोगों का ताकत को एक गारंटी जैसा हम बना रहा है। उन लोगों के ऊपर बैंक विश्वास रखने के लिए तो समूह बनाया है, सम में रिकॉर्ड रखे हैं और बचत कर रहा है और लेन देन कर रहा है। अलग अलग प्रयास करते हुए बैंक में उनका अकाउंट खोला है। वित्तीय जो साक्षरता में क्या किया है, वित्तीय समावेशन में इंडिविजुअल अकाउंट साथ में एसएचजी का अकाउंट भी वहां पे खोला गया है और रेगुलर वहां पे रेमिटेंस बचत भी कर रहा है, विड्रॉल भी कर रहा है, रेगुलर लेन देन भी कर रहा है, इंश्योरेंस भी कर रहा है। और इंश्योरेंस में अलग अलग तरीके का, खुद का इंश्योरेंस, पति का इंश्योरेंस और जो काम करते हैं उसका इंश्योरेंस, और अलग अलग तरीके की इंश्योरेंस योजनाओं से इन लोगों को जोड़ा गया है। ठीक है। इसीलिए वित्तीय समावेशन। इसके साथ साथ अगर बैंक से एसएचजी जोड़ने में कोई दिक्कत है तो ग्राम संगठन बेहतर काम करेगा, जाके बैंक मैनेजर से बात करेगा। अगर एसएचजी से कोई दिक्कत है बैंक में, एसएचजी से भी बात करेगा। और कोई दूसरा वित्तीय, प्राइवेट हो या सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कोई दूसरा वित्तीय संस्था से इसको फायदा मिलने का संभावना है तो उन लोगों से भी बातचीत करेगा। इसीलिए वित्तीय साक्षर समावेशन और वित्तीय जो साक्षरता फैलाने में भी ये ग्राम संगठन काम करता है। और जो अगला पॉइंट है, गरीब और वंचित परिवार अपना हक और अधिकार पाने में मदद करता है। मैंने बताया कुछ हक और अधिकार है, राइट्स एंड एंटाइटलमेंट बोला जाता है। ये राइट्स एंड एंटाइटलमेंट्स दो अगर हम देखा जाए तो 100 दिन का जो काम है ये हमारा हर गरीब का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान जो मिला गया हक है। अगर जो राशन, हर जो कार्ड, जिसको कार्ड रहता है, जो स्टेट गवर्नमेंट के दौरान जो राशन कार्ड मिलता है, और रेशन कार्ड में जो 10 किलो हो या 12 किलो हो, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रांतों में वहाँ की सरकार ने जो तय किया है उसका हिसाब से जो आपके लिए जो गेहूँ मिलता है, नहीं तो चावल मिलता है या नहीं तो दाल मिलता है, वो
ये वो क्या है, एंटाइटलमेंट है। हक अलग है, अधिकार अलग है। मतलब राइट्स एंड एंटाइटलमेंट, जो हक को पाने के लिए अगर 100 दिन का काम ना मिले तो कैसा करना है, क्या करना है, किसको पास जाना है, 100 के दिन का काम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, मतलब पैसा कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये सब चीज़ें। और अपना दोपहर मध्याह्न भोजन स्कीम में अपना बच्चों को खाना मिलना चाहिए, अगर वो ना मिले तो कैसा करना चाहिए, कितना खाना मिलना चाहिए, ठीक है। तो और हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर में क्या क्या सुविधा मिल सकता है, अगर वो सुविधा ना मिलेगा तो क्या करना चाहिए। हमारा जो अलग अलग तरीके की जो योजना है उसमें हक और अधिकार दोनों भी रहता है। वो बिल्कुल गरीबों का हक अधिकार गरीब लोग पाने जैसा, पानी में उन लोगों को। और प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो परिवार योग्य है वो योग्य परिवार वो उसको पा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कई सारे हक और अधिकार को गरीब लोग पाने में ये बड़ी संस्था यानी कि ग्राम संगठन बिल्कुल मदद करता है, बेहतरीन मार्गदर्शन करता है और मदद भी करता रहता है। और दूसरा, समूह की पंचायत और अन्य संस्थाओं से जोड़ने के लिए, मतलब गांव की विकास के लिए गांव में पंचायत की एक व्यवस्था रखा गया है, ठीक है। ये पंचायत जो है सभी जनता की वोट की मतदान की दौरान जो चुनाव किए गए लोगों के द्वारा गांव की स्वयं पालन हो रहा है। इसीलिए वो गांव की हर तरह की जो विकास के लिए गांव पंचायत काम करता रहता है, उसका काम वही है, उसका जिम्मेदारी वही है। इसीलिए और हमारा ग्राम संगठन का भी काम ये है, ये अति गरीब और गरीब लोगों की जो विकास के लिए ये काम करता है। मतलब गांव अति गरीब और गरीबी की गांव की लोग है ना, गांव की जो मेंबर है ना, इसीलिए ये ग्राम संगठन और पंचायत दोनों के बीच में एक अच्छा दोस्ती मित्रता बनने का जरूरत है। वो वाला काम, सारे समूहों की जो भागीदारी ग्राम पंचायत में होना जैसा ग्राम संगठन पंचायत से बातचीत करता रहता है, एक अच्छा सा योजना बना के उन लोगों से मिलता है, उन लोगों को उनका ग्राम संगठन की बैठक में बुलाते हैं और पंचायत के बैठक में भी ग्राम संगठन जाते हैं, दोनों मिलके गांव के विकास के लिए काम करता रहता है। और ये पंचायत ही नहीं है, गांव के विकास के लिए अगर कोई अन्य संस्था सरकारी या गैर सरकारी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो या नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज हो, जो भी काम कर रहे उन लोगों की जो सेवाएं अपना ग्राम संगठन की दीदी लोगों की घर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है ये ग्राम संगठन। जो लास्ट में देखा जाए तो कौशल विकास और आजीविका बढ़ाने में देखा जाए तो बड़ी मात्रा में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना आजकल हम देख रहा है, और हर राज्य में राज्य स्तर पर अपना अपना जो स्किल बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर्स रखा गया है, जिला स्तर पर, विकास खंड के स्तर पर, हर कोने कोने पे देश में जो कौशल विकास के ऊपर बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन ये किन लोगों के लिए? बेरोजगारों के लिए। जब तक बेरोजगारों को रोजगार ही नहीं मिलेगा, उनका आमदनी नहीं मिलेगा, अगर उनका आमदनी नहीं मिलेगा तो गरीबी से वो लोग बाहर नहीं आएगा। इसीलिए गांव स्तर पर ग्राम संगठन अपना सभी सदस्यों का घर में जो भी जितने भी बेरोजगार है, पढ़े लिखे हो ना अनपढ़ हो, उन लोगों का पूरा नाम लेके उन लोगों से बातचीत करके उनकी रुचि के आधार पर अलग अलग जो केंद्र में उन लोगों को भेज के उनका क्षमतावर्धन करके कौशल विकास करके उनका जो एक अच्छा सा रोजगार मिलने जैसा काम करने में भी ये मदद करता है। ये ऐसा ग्राम संगठन अलग अलग तरीके की जो फायदा देता है, सभी समूह जुड़ के एक ग्राम संगठन बनाया है। तो ये है ग्राम संगठन क्या है, ये कहाँ है और ये क्यों, मतलब उसके द्वारा क्या क्या फायदा है। ठीक है, हम आगे बात करेंगे ग्राम संगठन की संरचना क्या है, ग्राम संगठन कैसे बनाएंगे।